नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश यादव है। यूपी पीसीएस 2022 एग्ज़ाम में 68th रैंक के साथ मुझे डीवाईएसपी का पद मिला है। आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैं अपने तैयारियों के अनुभवों को साझा करना चाहता हूँ। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी जो एजुकेशन है बीए तक की गाँव में रह के हुई थी और हिंदी माध्यम से हुई थी। और जो 10th और 12th है मैंने यूपी बोर्ड से किया था और बीए पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के कॉलेज से किया था। मेरे परिवार में एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ खास नहीं था और परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो बीए करने के दौरान मैं अपने लोकल मार्केट में कोचिंग भी पढ़ाना पड़ा मुझे। और सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी बनी परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर करूं। इसके लिए मैं सशस्त्र सीमा बल में 3.5 साल जॉब किया। उसके बाद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में पीओ के रूप में गया। 2 साल बाद प्रमोट होकर मैनेजर बन गया और कुल वहाँ 8 साल की जॉब किया। इस तरह से सशस्त्र सीमा बल और बैंक मैनेजर के रूप में 11.5 साल की जॉब करने के बाद जब मैं अपने परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर कर लिया और कुछ पैसे की सेविंग कर लिया, जिससे फ्यूचर में मेरा खर्चा चल जाए और तैयारी के दौरान और घर का भी चल जाए, तो 32 साल की उम्र में मैंने रिज़ाइन देकर सिविल सेवा की तरफ अपना कदम बढ़ाया। तो जब मैं इस उम्र में रिज़ाइन देके सिविल सेवा की ओर गया तो लोग मेरे निर्णय की बहुत आलोचना भी करते हैं, क्योंकि उस समय परिवार में मेरे माता पिता थे, भैया भाभी थे, उनके बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे थे और सबकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी। फैमिली में अर्निंग मेंबर मैं अकेला था, इसलिए लोग बोलते हैं कि इस उम्र में बैंक मैनेजर की नौकरी छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो इनको बहुत पछताना पड़ेगा। तो जो ऐसी मेरी आलोचना करते हैं मैं उनको 2 चीज़ें बोलता हूँ कि मैं रात दिन मेहनत करूँगा और दूसरा प्रकृति के नियम कभी फेल नहीं होंगे। जब फ़ौज में मेरा सिलेक्शन हुआ पहली बार तो उसके पहले 12 बार लगातार मैं असफल हो चुका था। उसी प्रकार से बैंक पीओ में 7 बार फेल हुआ, उसके बाद जाके मुझे सफलता मिली। तो लोग क्या कहते हैं इस बारे में मुझे कुछ मतलब कोई लेना देना नहीं था। बस मेरी फैमिली मेरे साथ थी, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट कर रहे थे और उनको विश्वास था। तो जब मैं सिविल सेवा की तैयारी के लिए दिल्ली गया और पहले हिंदी माध्यमिक कोचिंग किया दृष्टि में, तो जो पहला लॉकडाउन लगा 2020 में, तो उस समय मैंने अपना माध्यम चेंज करके इंग्लिश कर लिया। तो इंग्लिश में थोड़ा कुछ महीनों मुझे परेशानी हुई, लेकिन बाद में वो परेशानी दूर हो गई। इसका कारण ये था कि बीए में एक सब्जेक्ट के रूप में मैंने इंग्लिश पढ़ा था और जो फ़ौज में गया था वहाँ टेक्निकल ट्रेड में गया था, तो वहाँ भी इंग्लिश में सारे काम होते थे। और बैंक मैनेजर बना तो लोन की जो फाइलें बनानी होती थी वो भी इंग्लिश में, तो मेरा इंग्लिश से टच बना रहा, इसलिए इंग्लिश अडॉप्ट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और अब चलते हैं हम मेंस परीक्षा की ओर, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम अभी करीब 1.5 महीने बाद ही है, इसलिए हम उस पर डिटेल में चर्चा करना चाहेंगे। तो जब मैंने इंग्लिश मीडियम में तैयारी शुरू किया तो उसके बाद कहीं से कोचिंग नहीं लिया, जो स्टैंडर्ड बुक हैं उनसे ही अपना शॉर्ट नोट्स बनाया और वैल्यू एडिशन के लिए कई चीज़ों को माध्यम बनाया। तो जीएस वाइज चर्चा करते हैं। जैसे जीएस फर्स्ट में है आर्ट एंड कल्चर के लिए दृष्टि के मटेरियल से नोट्स बनाया और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और भूगोल के लिए 11-12 की जो 4 एनसीईआरटी हैं उनको सोर्स बनाया और इंडियन सोसाइटी के लिए विजन आईएएस के नोट्स। इसी प्रकार जीएस सेकंड में पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और गवर्नेंस के लिए विजन के नोट्स और सोशल जस्टिस के लिए विजन के नोट्स और आईआर के लिए विजन की जो 9-10 महीने की पिछली मैगजीन्स होती हैं उन्हीं से आईआर का मैं नोट कर लेता हूँ, उसी से काम हो जाता है। इसी प्रकार जीएस थर्ड में इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सबके लिए मैंने विजन आईएएस के नोट्स को फॉलो किया था। तो मैंने सभी जितने भी चारों जीएस में टॉपिक हैं और जो जीएस 4 है उसके लिए लेक्सिकॉन की बुक, और जो यूपीएससी टॉपर्स हैं जैसे अभी 2-3 साल पहले विशाखा मैडम हुई थी, अभी पिछले साल श्रुति शर्मा हुई हैं पहली टॉपर, तो उनकी जो एथिक्स की कापियां हैं उनसे मैं कुछ वैल्यू एडिशन के लिए एग्जांपल्स नोट कर लेता हूं और उनको अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करता हूं। चारों जीएस में जितने भी सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं, एक टॉपिक पे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया, 1-2 पेज का क्रिस्प नोट, जिससे रिवीजन में आसानी हो, और सभी टॉपिक्स पे डेटा, सभी टॉपिक्स पे स्कीम्स तैयार किया और उनको मल्टीपल रिवीजन करता हूं। और आंसर राइटिंग के लिए मैंने कई कोचिंगों में ज्वाइन किया है और आंसर राइटिंग रेगुलर करता हूं। तो आंसर राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए कुछ टिप्स देना चाहता हूं मैं एस्पिरेंट्स को। उसमें हमें वैल्यू एडिशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही हवा में पॉइंट लिखेंगे तो ऐसे तो जितने पीटी क्वालिफाई करते हैं सभी लोग लिख ही ले जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबका सिलेक्शन होगा।
तो जो सेलेक्ट होते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। तो जैसे वह डेटा, स्कीम, एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स ये सब तैयार करना होता है और इनके लिए हमें सोर्स क्या बनाना चाहिए, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, एआरसी की रिपोर्ट और अखबार जो हम नियमित रूप से पढ़ते हैं उनसे कुछ फैक्ट हमें आंसर राइटिंग में इस्तेमाल करना चाहिए। मैं 1-2 उदाहरण के रूप में बता देता हूँ। जैसे पॉवर्टी से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो अभी यूएनडीपी का जो रिपोर्ट आया था कि भारत 2005-06 से 2019-21 के बीच जो 15 साल का अंतराल है इसमें करीब 415 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, तो इसको हमें यूज़ करना चाहिए। इसी प्रकार से जब सांप्रदायिक हिंसा पे कोई प्रश्न आता है तभी इस समय जो हरियाणा के नूह ज़िले में चल रही है हिंसा उसको मेंशन कर सकते हैं। इसी प्रकार साइबर सिक्योरिटी से प्रश्न आता है तो अभी दिसंबर में दिल्ली में जो एम्स है उसके सर्वर पे साइबर अटैक हुआ था, उसका हम मेंशन कर सकते हैं। और बाढ़ से संबंधित कोई प्रश्न आए तो दिल्ली में जो अभी हाल ही में बाढ़ आई उसका जिक्र ज़रूर करना चाहिए। और नियमित रूप से आंसर राइटिंग करना चाहिए क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सालों साल आंसर राइटिंग करते रहते हैं। उनके कंपैरिजन में जो ये सोचे कि हम पीटी के बाद 2-3 महीना आंसर राइटिंग करके निकाल लेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत है। जो एस्पिरेंट हैं गाँव में दूर दराज के लोग एरिया में रहने के लिए उनको अच्छी कोचिंग अफोर्डेबल रेट पे अक्सर उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। प्रज्ञा प्रवाह चैनल है डॉक्टर CL त्रिपाठी का, जो यूट्यूब और व्हाट्सएप के माध्यम से सामान्य हिंदी और निबंध के लिए रेगुलर बैच चलाते हैं। उनकी फ़ीस बहुत ही नॉमिनल है और जो दूर दराज के बच्चे हैं फ़ीस अफोर्ड नहीं भी कर पाते हैं सर उनको भी मदद करते हैं। वह नियमित रूप से सामान्य हिंदी और निबंध का उत्तर लेखन करवाते हैं जिससे इन 2 पेपरों में हमें बेहतर मार्क्स मिलेंगे। अब तो ऑप्शनल हट गया यूपी पीसीएस से, तो जीएस में सबके मार्क्स में बहुत वेरिएशन नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि जो सामान्य हिंदी है और निबंध है यही 2 पेपर डिसाइडिंग फैक्टर होंगे कि किसको कितना अच्छा रैंक मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन दोनों पेपरों को आसान समझ के इनमें मेहनत नहीं करते हैं। तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा डॉक्टर CL त्रिपाठी सर का प्रज्ञा प्रवाह यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप है और मैं भी उन सर से करीब 1.5 साल से जुड़ा हूँ। इस साल भी मुझे मेंस देना है सितंबर में और मैं सर के साथ जुड़ के नियमित रूप से सामान्य हिंदी और निबंध का उत्तर लेखन कर रहा हूँ। तो सिविल सेवा की जर्नी अक्सर थोड़ी लंबी हो जाती है, तो ऐसे में एस्पिरेंट्स अक्सर घबरा जाते हैं कि घर वाले भी बोलने लगते हैं कितना साल हो गया, होगा कि नहीं होगा। और ये तो फैक्टर सबके साथ रहता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और होगा भी तो कब होगा। तो ऐसे में मैं सलाह देना चाहता हूँ कि पेशेंस रखें, आत्मविश्वास रखें और लगातार मेहनत करते रहें। मैं एक छोटे से फार्मर का बेटा हूँ और गांव में रहकर ही शादी पढ़ाई किया और इतनी बार असफल हुआ। उसके बाद मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ और ये मेरी 7वीं सरकारी नौकरी है। हालांकि मैंने सभी ज्वाइन नहीं किया था, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप लगातार रात दिन मेहनत करिए और प्रकृति के नियम कभी फेल होंगे नहीं। जो मेहनत करेगा वह होगा ही होगा। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है जिसको बोला जाता है कि हम केवल मेहनत करते रहें उससे ही सफल हो जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए, हमें स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए और जो हमारी तैयारी उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। स्मार्ट स्ट्रेटजी का मतलब है कि आप आंसर राइटिंग करें, नियमित रूप से करें और खुद ही देखें कि जो प्रश्न लिख रहे हैं 2-3 उसके बाद देखें कि इसमें क्या कमियां रह गई, कहाँ मैं क्या जोड़ सकता हूँ, और उनको किसी अच्छी कोचिंग से इवेलुएट करवाएं। और जो इवेलुएट होकर आ जाए कापी, तो आप उसको लेकर संतुष्ट ना होइए, उस कापी को लेकर काउंसलर के पास जाइए, उनको बोलिए कि सर कहाँ कहाँ कमियां हैं, कैसे कैसे इम्प्रूव करूं। और लगातार ऐसे उसमें डेटा डालिए, एग्जाम्पल डालिए, स्कीम्स डालिए और जो टॉपर्स हैं उनकी आंसर कापियाँ हैं उनको देखिए और इससे लगातार सुधार करते रहिए, क्योंकि एक ही लीक पे आपका तैयारी रहने से थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए लगातार इनोवेशन लाइए तो आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैंने जो अपने अनुभव और परीक्षा के दौरान तैयारियों को मैंने साझा किया है, यह मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी मददगार होंगे। और इस प्रकार अपने अनुभव से शेयर करने के लिए DKT ने जो मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया उसके लिए मैं DKT को धन्यवाद देता हूँ और आपको भी धन्यवाद फॉर वॉचिंग DKT चैनल।